11वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 7. देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। पृष्ठ 191। 7. संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 3. भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2। भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 8. राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सितार मैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभा बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित करके पंजाब यानी पंजाबी भाषा एवं हरियाणा हिंदी भाषी 2 राज्य बना दिए गए। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 ईस्वी मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पृष्ठ 192। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 ईस्वी
उत्तरांचल अब उत्तराखंड 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी, महाराष्ट्र 1960 ईस्वी, गुजरात 1960 ईस्वी, नागालैंड 1963 ईस्वी, हरियाणा 1966 ईस्वी, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी, मेघालय 1972 ईस्वी, मणिपुर त्रिपुरा 1972 ईस्वी, सिक्किम 1975 ईस्वी, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987 ईस्वी, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 ईस्वी। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। 2. मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप एवं दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। 9. भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। पृष्ठ 193। 10 भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1 जन्म से, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। 2 वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। 3 देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 4 पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1 वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। 2 वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। 3 वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। 4 भारतीय नागरिकों से के नाबालिग बच्चे। 5 राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5 भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986।
इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। 1. अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 2. जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। 1. नागरिकता का परित्याग करने से। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। 1. राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। 2. राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। पृष्ठ 194। 11. मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद: जम्मू कश्मीर। 19F संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। पृष्ठ 195। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 1. हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2. 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक विरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक विरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब 1. सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 2. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदर्श के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक विरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। 1. निवारक विरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 2. आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। टाडा। निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6. पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका पाएगा। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। 6. सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। 2. परमादेश, मैंडामस। 3. प्रतिषेध लेख, प्रोहाइबिटेशन। 4. उत्प्रेषण, काटियोरारी। 5. अधिकार पृच्छा लेख, क्यो वारंटो। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। पृष्ठ 197। 2. परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। 3. प्रतिषेध लेख। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 4. उत्प्रेषण। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 5. अधिकार पृच्छा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। 1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 3. 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 5. 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय ने प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 12. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत